बंटू चिड़ा अपनी पसंद की चिड़िया को शादी करके लाया था। उस चिड़िया का नाम टूनी था। टूनी की सास टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर बात पर टूनी को टोकती थी। अरे बहू, ये तूने खाना किस तरह का बनाया है? तेरे अंदर तो एक भी अच्छा गुण नहीं है। माँ, अच्छा भला तो बनाया है टूनी ने खाना। चुप कर, पत्नी के चमचे, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? और हाँ, एक बात और, मेरी सहेलियों के बेटों की शादी भी तुम्हारी शादी के साथ ही हुई थी। सबकी भुइयां ही पेड़ से हैं, सवाए तुम्हारे। तू कोई बच्चा भी जनेगी कि सिर्फ खाने पर ही ध्यान देगी? माँ, आप भी ना ऐसे ही। अभी कुछ महीने तो हुए हैं हमारी शादी को। मेरी बात कान खोल कर सुन लो बहू रानी, मुझे भी इस घर में बच्चा चाहिए। अगर 1-2 महीने में तुमने मुझे खुशखबरी ना सुनाई तो मैं बंटू की दूसरी शादी कर दूंगी। और फिर भगवान की करनी ऐसी होती है, टूनी भी पेट से हो जाती है। और अब उसकी सासू माँ ने खुश होने की बजाय एक नई डिमांड शुरू कर दी थी। कान खोल कर सुन लो बहू, मुझे अपने घर में पोता ही चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पोता या पोती मेरे बस में थोड़ी है, और अगर पोती हुई तो वो भी तो आपका ही खून होगी। चुप कर, मुझे तेरे भाषण नहीं सुनने। बस मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर पोता ना हुआ तो मैं तुम्हें उसी दिन घर से निकाल दूंगी। टूनी अपनी सास की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। शाम को जब टूनी का पति घर आता है तो टूनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप जरा माँ को समझाना। वो कह रही थी कि उन्हें पोता ही चाहिए। तो ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी माँ ने? मुझे भी बेटा ही चाहिए। चिड़िया अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनकर और भी दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है, जिसे देख उसकी सास और पति गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं और टूनी को उसका पति और सास घर से बाहर निकाल देते हैं। टूनी की तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। वो सारा दिन मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। फिर शाम को टूनी नदी पर आ जाती है। मुझे और मेरी बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, हमें मर जाना चाहिए। वह नदी में छलांग लगाने ही लगती है कि वहाँ कबूतर आ जाता है। रुको चिड़िया, रुक जाओ। तुम अपनी मासूम बेटी और खुद को क्यों खत्म करने जा रही हो? क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। चिड़िया, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। फिर चिड़िया कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। कबूतर के घर उसकी माँ भी थी। कबूतर अपनी माँ को चिड़िया के बारे में सब बताता है। कबूतर की माँ बबली कबूतरी भी एक दयालु पक्षी थी। वो भी चिड़िया को अपनी बेटी बना लेती है। समय के साथ साथ चिड़िया खुद को संभाल लेती है। वो घर के कामों में बबली कबूतरी का हाथ बटाती और रसोई का सारा काम भी चिड़िया ने ही संभाल लिया था। एक दिन चिड़िया अपने कबूतर भैया और बबली कबूतरी के लिए समोसे बनाती है। बेटी, तूने तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। मैंने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए। अगर हम ऐसे समोसों की दुकान बना लें तो हमारे समोसे तो पंखों पंख ही बिक जाएं। ये सुनकर टूनी के दिमाग में तुरंत एक विचार आता है। कबूतर भैया, क्यों ना हम जंगल में समोसों की दुकान खोल लें। मैं समोसे बनाया करूँगी और आप बेचा करना। ऐसे हम खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कबूतर भी बात मान लेता है। फिर वो समोसों की दुकान खोल लेते हैं। वो जितने भी समोसे बनाते, शाम तक सभी बिक जाते। आहिस्ता आहिस्ता उनके समोसे तो बहुत मशहूर हो गए थे। पक्षी दूर दूर से आकर उनके समोसे खाने लगे। अब तो उन्होंने दुकान की जगह बहुत बड़ा होटल खोल लिया था और उन्होंने अपने होटल में बहुत से मुलाजिम भी रख लिए थे। चिड़िया और कबूतर सारा काम अपनी निगरानी में करवाते। बंटू चिड़े को भी चिड़िया की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो भी टूनी के पास आता है।
बंटू, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, तो आज आपको अपनी बेटी की याद आ रही थी। उस दिन का क्या, जिस दिन आपने हमें अपने घर से निकाल दिया था और एक बार भी हमारे पीछे आकर नहीं देखा कि हम मर गई हैं या जिंदा हैं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। टूनी, तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। मेरे पास कोई नौकरी नहीं रही, घर में फाके पड़े हुए हैं और माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो यूं कहिए ना कि आज भी आप हमारे लिए नहीं बल्कि हमारा बिजनेस देखकर आए हैं। बताइए कितना पैसा चाहिए आपको, मैं दे देती हूँ, लेकिन दोबारा हमारे पास आने की कोशिश ना करना। फिर चिड़िया बंटू चिड़े को एक माकूल रकम देकर वहाँ से भेज देती है और खुद अपनी बेटे के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताती है। कालू कौवा एक अमीर पक्षी था। वो अनाज का बहुत बड़ा कारोबार करता था। इसी सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे जंगल जाना पड़ता था। आज भी वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया था, तो वहाँ उसकी मुलाकात गोरी कौवी से होती है। बातों ही बातों में गोरी कौवी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो उसे बिहाकर अपनी हवाई मोटर में बैठाकर साथ ले आता है। अरे कालू बेटा, ये तुम इतनी सुंदरी कौवी कहाँ से साथ ले आया? माँ, ये गोरी है। हम दोनों ने शादी कर ली है। अगर मैं आप पर रहता तो आप तो किसी घरेलू सी कवि के साथ मेरी शादी करती। तो तेरा क्या मतलब है? ये कवि घर के काम काज नहीं करेगी? मेरी उम्र है कोई घर के काम करने की अब? नहीं माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। उन्होंने मुझे अच्छे से समझा कर भेजा है कि अपने पति के घर वालों की बहुत सेवा करनी है। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। जीती रहो बेटी। फिर तो तुम्हारा तल्लक किसी अच्छे घराने से है और ये तूने गहने भी इतने ज्यादा पहने हुए हैं। लगता है तेरे मैके वाले भी बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, और मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा है कि जाते ही अपने सारे गहने उतार कर अपनी सासू माँ के हवाले कर देना। फिर गोरी कौवी अपने सारे गहने उतारकर अपनी सासू माँ के हवाले कर देती है। गोरी तो चंद लम्हों में ही अपनी सासू माँ का दिल जीत चुकी थी। फिर गौरी ने सारे घर को संभाल लिया था और रसोई भी बहुत अच्छे से बनाती थी और अपनी सासू माँ से बैठकर घंटों बातें करती। उसने अपनी सासू माँ को अपने पूरे एतमाद में ले लिया था। एक दिन सुबह जब गौरी की सासू माँ सोकर उठती है तो उसके गले का महंगा हीरों का हार नहीं था। वो तो शोर मचा देती है। कालू, कालू बेटा जल्दी आओ। हाँ माँ, क्या हुआ है? क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं बेटा, मेरा हार नहीं है मेरे गले में। फिर वहाँ गौरी भी आ जाती है। माँ, तुमने उतार कर कहीं रख लिया होगा। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मैंने वो हार कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। वो हार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए मैं उस हार को हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। माँ, ये भी तो हो सकता है आपने वो हार उतार के रखा हो और कोई चोर चुरा कर ले गया हो। नहीं बेटी, जब मैंने वो हार उतारा ही नहीं तो चोरी कैसे हो गया? हाँ माँ, मुझे याद आया, आप कल बाजार भी तो गई थी शॉपिंग करने। मुझे तो लगता है आपका हार वहीं किसी चोर ने उतार लिया होगा। आपको नहीं पता आजकल के चोरों का, चोरी करते समय पता ही नहीं लगने देते। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मेरा हार जरूर बाजार में किसी ने उतार लिया होगा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि उनके घर की अलमारी से सारे गहने चोरी हो जाते हैं। बेटा, उस दिन मेरा हार चोरी हो गया और आज अलमारी से सारे गहने। माँ, अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? बेटा, वो तो मेरे पास ही हैं। माँ, मेरी माँ ने तो आप घर की सारी चाबियाँ गौरी के हवाले कर दें। आपको भूलने की बीमारी लग गई है। आप चाबी रखकर भूल गई होंगी और किसी मुलाजिम ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी से गहने निकाल लिए होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये लो बहू, ये चाबियाँ तुम अपने पास रख लो।
अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तो गोरी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। असल में गोरी कवि सारी ड्रामेबाजी कर रही थी। वो तो एक बड़े गैंग का हिस्सा थी और उनका तो मकसद ही ये था किसी अमीर पक्षी को जाल में फंसाकर उसे लूटना। फिर गोरी कव्वी वो सारे अनाज की बोरियां जो के कालू कव्वे ने अपने कारोबार के सिलसिले में घर रखी हुई थी, वो सब भी चोरी करवा देती है। जब कालू कौवा घर आता है तो अपना अनाज चोरी हुआ देख बहुत परेशान हो जाता है। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे घर की तो सारी चीजें ही चोरी होती जा रही हैं। ये कौन है जो इतनी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ चुका है? फिर गोरी कव्वी भी वहाँ आती है। कालू जी, मुझे जरा अपना ATM कार्ड तो देना, मैंने शॉपिंग भी करनी है और कुछ खाने पीने का राशन भी लाना है। घर में मौजूद सारा राशन तो खत्म हो चुका है। जी पत्नी जी, ये ले कार्ड और जितना दिल करे उतनी शॉपिंग कर लेना। फिर गोरी कव्वी चली जाती है। बेटा, एक बात कहूँ अगर तुम गुस्सा ना करो तो? हाँ माँ, बोलो। बेटा, मुझे तो तेरी पत्नी पर शक है। जिस दिन से वो आई है उसी दिन से हमारे घर में चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर कालू कौवे को पता चलता है कि पुलिस भी गोरी कव्वी को कब से ढूंढ रही थी, क्योंकि वो पहले भी ऐसी कई वारदातें कर चुकी थी। फिर पुलिस कालू के घर आकर गोरी कव्वी को गिरफ्तार करके ले जाती है।